लुई वुइटन, जो बेहद ही महंगी, क्रिएटिव और अजीबोगरीब चीजें बनाने के लिए फेमस है, जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स को पिंजरे में कैद करके ह्यूमन जू तक खोला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जानवरों को रखा जाता है इंसानों को दिखाने के लिए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस बहुत ही फेमस और लग्जूरियस ब्रांड को बनाने के पीछे एक 13 साल का बच्चा है, जो अपनी सौतेली अब्यूसिव माँ से बचने के लिए 450 किलोमीटर के सफर पर अकेला ही चला गया था। तो फिर चलिए जानते हैं कि कैसे इस बच्चे ने अकेले एक लग्जूरियस ब्रांड की नींव रखी थी। साल 2014 इंटरनेट पर एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें ये बताया गया है कि लुई वुइटन अपने रईस कस्टमर्स को खुश करने के लिए अफ्रीकन लोगों का एग्जीबिशन लगाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जानवरों को रखा जाता है जू में, लेकिन यहाँ पर जानवरों के बदले इंसानों का यूज किया जाता था। लेकिन क्या ये सारी बातें सच है? वेल, ये तो आपको वीडियो के आखिर तक पता चल ही जाएगा। लुई वुइटन, जो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए बेहद ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसका हर एक बैग 5000 से भी ज्यादा बार खोला और बंद किया जाता है ताकि इसके जिप और चेन की मजबूती को इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा इसका हर एक बैग पूरे तरीके से हैंडमेड होता है, क्योंकि इस पर 20 से 30 कारीगर पूरे 8 दिनों तक बारीकी से काम करते हैं, तब जाकर एक बैग बनता है। और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लुई वुइटन आज 64.2 बिलियन यूरोस की एक लग्जूरियस कंपनी है। लेकिन इस कंपनी को खड़ा करने वाले इंसान के पास एक वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1835 में, जब 13 साल का एक लड़का लुई वुइटन अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से बचने के लिए घर छोड़कर भाग जाता है और उसकी मंजिल थी अपने घर से 469 किलोमीटर दूर की एक सिटी पेरिस। इस सफर को तय करने में लुई को तकरीबन 2 सालों का समय लगा। लेकिन इसी सफर के दौरान लुई ने बहुत सारे स्किल्स को सीखा जो आगे जाकर उसके काम भी आने वाली थी। उसने कभी किचन में हेल्पर के तौर पर काम किया तो कभी होटल में वेटर बनकर। दिन बीतते गए और लुई बड़ा होता गया। लेकिन जब वो पेरिस पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि रेलवेज की वजह से ट्रैवलिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है। तो उसने उसी टाइम पर डिसाइड कर लिया कि वो रईस लोगों के लिए प्रोफेशनल लगेज पैकर के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर काम करते वक्त उसने नोटिस किया कि मार्केट में लगेज बैग्स या फिर ट्रंक्स का बिजनेस आगे जाके ग्रो कर सकता है, क्योंकि उस टाइम के लगेज बैग्स उतने ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे, उनमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस की भी जरूरत थी। लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम थी, वो नहीं जानता था कि लगेज बैग्स आखिर कैसे बनते हैं। अपने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक प्रोफेशनल आदमी के अंडर काम करना शुरू किया जो लगेज बैग्स बनाता था। तो सीखने के साथ साथ लुई बैग्स को नजदीक से ऑब्जर्व भी करने लगा और उनमें गलतियां ढूंढने लगा। उसने नोटिस किया कि उस टाइम के सारे बैग्स वुडन या तो मेटल फ्रेम के बने हुए थे जो उठाने में हैवी थे और उनका शेप भी प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से बैग्स को एक के ऊपर एक रखने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लुई ने एक शॉप खोली जिसमें उसने एक नए किस्म के बैग को बेचना शुरू कर दिया। उसने मेटल और वुड जैसे हैवी मटेरियल के बजाय कैनवस जैसे लाइट और ड्यूरेबल मटेरियल का यूज किया और उसने लगेज बैग के शेप को भी ज्योमेट्रिकल रखा, जिसकी वजह से उसे एक के ऊपर एक भी रखा जा सकता था। अब लुई वुइटन के इस एक इनोवेशन की वजह से पूरी की पूरी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री रेवोल्यूनाइज हो गई थी। अब ये वही टाइम था जब वॉर्स अपनी पीक पर थे और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने लगेज के साथ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे। और इस तरीके से लुई के बैग इतने पॉपुलर हो चुके थे कि नेपोलियन III की वाइफ एम्प्रेस यूजीनी ने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया था। लुई ये बात नहीं जानता था कि उसकी किस्मत बहुत ही जल्द चमकने वाली है। स्विस कैनाल की ओपनिंग के लिए एम्प्रेस यूजीनी पेरिस से इजिप्ट जा रही थी और वहाँ पर मौजूद रशियन, इटालियन और इजिप्शियन लोगों ने लुई के वो बैग्स देखे और उन्हें वो बैग्स इतने पसंद आए कि वो लुई के लॉयल कस्टमर्स बन गए। लेकिन लुई की लाइफ में एक और ट्विस्ट आना अभी बाकी था। 1870 में होती है फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जिसकी वजह से लुई को अपनी पूरी फैमिली के साथ फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद भी एक टाइम ऐसा था कि लुई और उसकी फैमिली को रेफ्यूजी कैंप्स में कई दिनों तक भूखे पेट सोना पड़ा। कुछ टाइम के बाद वॉर तो खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी मुसीबतें नहीं, क्योंकि जब लुई वुइटन फैमिली फ्रांस वापस आई तो उन्होंने पाया कि उनके घर और दुकान का सारा सामान चोरी हो गया है। तो अब लुई उसी जगह पर वापस आ गया था जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार उसके पास पहले से भी ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो जानता था कि लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो अपने इसी बेसिक फॉर्मूला पर काम करते हुए उसने मार्केट में एक नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो इस बार लुई ने बैग्स पर रेड कलर के स्ट्राइप्स लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से कस्टमर्स दूर से ही अपने बैग्स को पहचान पा रहे थे और उन पर नजर भी रख पा रहे थे। ये इनोवेटिव आइडिया बहुत सारे लोगों को पसंद आया। तो फिर क्या था
इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया और लुई के बैग एक बार फिर से मार्केट में छाने लगे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना अभी बाकी था। न जाने क्यों, लेकिन लुई की मौत हो जाती है और उसका पूरा बिजनेस उसके बेटे जॉर्ज के हाथों में आ जाता है। लेकिन जॉर्ज भी अपने पिता के ही तरह एक ब्रिलियंट आदमी था। उसने एलवी के बैग्स को एक बार फिर से मॉडिफाई किया और एक नए किस्म के लॉक का इन्वेंशन किया। ये लॉक इतना मजबूत था कि उस टाइम के फेमस मैजिशियन और एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडिनी ने भी इस लॉक को तोड़ने से मना कर दिया। जॉर्ज ये जानता था कि उस टाइम पर लोगों का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, बैग्स में से सामान का चोरी हो जाना, और उसने इस प्रॉब्लम को बखूबी सॉल्व किया और एक ऐसा लॉक बनाया जिसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब इसी वजह से एलवी ब्रांड मार्केट में फिर से डोमिनेंस करने लगा, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा उस पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एलवी के स्टोर्स पूरे यूरोप भर में फैल चुके थे और इसी टाइम के दौरान जॉर्ज ने अपने पिता की याद में एलवी का फेमस मोनोग्राम और उसका फ्लोरल पैटर्न भी दिया। लेकिन आज के टाइम में एलवी को कोई विटॉन फैमिली का मेंबर नहीं बल्कि एक आउटसाइडर चला रहा है। 1980s में एलवी का बिजनेस विटॉन फैमिली से एक आउटसाइडर के हाथों में चला गया। लेकिन ये आदमी इतना ब्रिलियंट था कि उसके सिर्फ एक डिसीजन ने पूरी की पूरी कंपनी के प्रॉफिट को सीधा डबल कर दिया। तो हुआ ये था कि जॉर्ज विटॉन के 3 पोते थे जिनके कंपनी को लेकर व्यूज अलग अलग थे। तो फिर उन्हीं के ब्रदर इन लॉ हेनरी रिकेमर ने कंपनी को संभालने का फैसला लिया। हेनरी ने आते ही सबसे पहले ये देखा कि रिटेलर सीधा बैग्स को 100% के प्रॉफिट मार्जिन पर बेच रहे हैं, यानी कि 2 लाख का बैग सीधा 4 लाख में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेनरी ने वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जहां पर दूसरी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% था, वहां पर एलवी का प्रॉफिट मार्जिन 40% तक बूस्ट हो चुका था। दरअसल इस मेथड में कंपनी बैग्स को बनाने से लेकर बेचने तक का पूरा काम खुद करती है, यानी कि इसमें कंपनी किसी भी रिटेलर या फिर थर्ड मैन का यूज नहीं करती, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी किसी के साथ शेयर नहीं होता। लेकिन इसका एक और फायदा भी था, इसने लोगों का भरोसा जीता, जिसकी वजह से कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज हुई। तो आज के टाइम में भी इस कंपनी को एक आउटसाइडर ही चला रहा है और इसका नाम एलवी से बदलकर LVMH कर दिया गया है। और रही बात ह्यूमन जू वाले एलिगेशन की, तो US टुडे के हिसाब से एलवी ने एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज तो किया था, लेकिन वहाँ पर ह्यूमंस को डिस्प्ले किया गया हो उसका कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता। तो आज का वीडियो यही तक था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइटैनिक शिप पानी में क्यों और कैसे डूबा ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डूबने के दौरान ये जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था और समुद्र तल पर इसके 2 हिस्से एक दूसरे से 2000 फीट की दूरी पर क्यों है, और इसका एक हिस्सा सही सलामत है लेकिन उसका दूसरा हिस्सा पूरे तरीके से डैमेज है। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।